हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। एंड आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो हमने आर्किटेक्चर की सीरीज़ स्टार्ट की है। उस पर अभी तक मैंने 2 ही वीडियोस डाली हैं। उसमें मैंने अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर किया है। ठीक है, आज जो है हम आगे का पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें हम मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर को जो है कवर करेंगे। सो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट। ठीक है, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है काफ़ी मतलब जो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर है यहाँ पे मतलब हाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि पैलेसेस यहाँ पे बने थे, पिलर्स बने थे, स्तूपास बने थे, केव्स, पोट्री, स्कल्पचर, यहाँ पे इन सारी चीज़ों का जो है कंस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, तो आज हम वही देखने वाले हैं। सो द मॉडर्न रूलर्स कमीशन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क्स for political as well as religious regions. These works are referred to as court art. जो मॉरियन रूलर्स थे उन्होंने कमीशन किया था लार्ज नंबर ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क्स, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर काम हुआ है। पैलेसेस बने हैं, पिलर्स, स्तूपास ये सब बने हैं, केव्स बनी हैं। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन के लिए भी और रिलीजियस रीजन्स की वजह से भी जो है यहाँ पर इन सब चीज़ों का कंस्ट्रक्शन हुआ था। दीज वर्क्स आर रेफर्ड टू एज कोर्ट आर्ट। तो जो ये कोर्ट आर्ट है, जो कि पैलेसेस, पिलर्स और स्तूपास बने हैं, हम इसको कोर्ट आर्ट कहते हैं, जो कि पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजन्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर्स में बने हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैलेसेस। पेंटिंग्स वगैरह का यहाँ पे मतलब ऐसा सच कुछ था नहीं, तो वो मैंने वीडियोज़ में पेंटिंग की वीडियोज़ में मैंने कवर कर दिया था जितना भी जो भी था। ठीक है, वैसे तो वहाँ से गुप्ता से स्टार्टिंग हुई थी। सो यहाँ पर जो है आर्किटेक्चर का कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ था, तो वो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसको भी नहीं पता है कि पेंटिंग की सीरीज़ है, तो वो पहले पेंटिंग वाला पूरा जो थ्योरी है उसको कंप्लीट कर ले, ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं एंड उसके बाद आप इन सब वीडियोज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, तभी आपको पूरी जो थ्योरी है वो समझ आएगी। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं पैलेसेस के बारे में। द मौर्यन एम्पायर वॉज द फर्स्ट पावरफुल एम्पायर टू कम टू पावर इन इंडिया। सो मौर्यन एम्पायर जो था सबसे पहला ऐसा पावरफुल एम्पायर था, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन इट वॉज नॉट कन्फर्म्ड कि वो कोई एक पावरफुल एम्पायर था। वो तो एक सिविलाइजेशन थी जो लोगों के द्वारा बनाई गई थी, वहाँ पे लोग रहते थे। हमें ये नहीं पता था कि वहाँ पे कोई राजा रूल करता था या नहीं करता था। ठीक है, सो मौर्यन एम्पायर पहला ऐसा पावरफुल एम्पायर था जो कि पावर में आया था इंडिया में। The capital at Patliputra and the palaces at Kumrahar were created to reflect splendors of the Mauryan Empire. So जो कैपिटल है पाटलिपुत्र, इनकी जो कैपिटल थी, मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, और कुम्हर में जो पैलेसेस बनाए गए हैं वो दिखाता है कि इनकी कितनी ज़्यादा पावर थी। ठीक है, उनके जो पैलेसेस हैं वो इतने ज़्यादा ग्रैंड थे, तो वो हमें ये दिखाता है कि मौर्यन एम्पायर कितना ज़्यादा ग्रैंड था। ठीक है, वहाँ की हमें एक तरह से शोभा दिखाता है कि अच्छा वहाँ इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर था। ठीक है, सो वो ये सब चीज़ें जो है पैलेसेस, पिलर्स और स्तूपास, ये सब यही रिफ्लेक्ट करता है कि मौर्यन एम्पायर कितना बड़ा एम्पायर था। द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज इंस्पायर्ड बाय द एकिमेनिड पैलेसेस इन ईरान। जो चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस था वो इंस्पायर्ड किससे था? एकिमेनिड पैलेसेस इन ईरान। ठीक है, ईरान में जिस टाइप के पैलेसेस बनते थे उससे वो इंस्पायर्ड था। सो पैलेसेस जो चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस था वो एकिमेनिड पैलेस से इंस्पायर्ड थे। एंड ये जो है वुड जो था, वुड से ये लोग अपने पैलेस बनाते थे। वुड वॉज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटीरियल, मतलब वुड से जो है पैलेसेस बने हुए थे। इसीलिए आज हमें जो है वुड के फॉर्म, मतलब जो वुड से पैलेसेस बने हैं, तो वो आज हमें डिस्ट्रॉयड, आज तक वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो जिसकी वजह से आज हमें पैलेसेस का इतना ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं चलता है, बस हम टेक्स्ट से एक तरह से चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ पैलेसेस बने थे। ठीक है, हमें वो लाइव फॉर्म में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो वुड से बने थे एंड जिसकी वजह से वो टाइम को सर्वाइव नहीं कर पाए एंड वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। नेक्स्ट है मेगास्थनीज डिस्क्राइब द पैलेस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड। सो मेगास्थनीज जो थे ये एक वो थे जो मतलब यहाँ पर एक क्या कहते हैं क्रिटिक की तरह जो लिखते थे, टेक्स्ट राइटर वगैरह। ठीक है, इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो ये पैलेसेस थे ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मैनकाइंड की सबसे बड़ी क्रिएशंस थी। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस थी ये पैलेसेस, इतने ग्रैंड और इतने अच्छे थे। ठीक है, सिमिलरली अशोकाज पैलेस एट कुम्हर वॉज मैसिव स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अशोका का जो पैलेस था कुम्हर में, वो भी एक बहुत बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर था। इट हैड अ हाई सेंट्रल पिलर एंड वॉज अ 3 स्टोरेड वुडन स्ट्रक्चर।
उसमें भी एक सेंट्रल पिलर था जो कि बहुत ही विशाल था एंड 3 स्टोरेड वुडन स्ट्रक्चर था ये। द पैलेसेस वॉल्स वर डेकोरेटेड विद कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स। जो पैलेसेस की वॉल्स होती थी उनको कार्व करके और स्कल्पचर्स लगा के डेकोरेट किया जाता था, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। सो इतना ही था पैलेसेस के बारे में, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, तो इसके लिए आप लोगों को मतलब इतनी ही इन्फॉर्मेशन इनफ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पिलर्स के बारे में, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका द इंस्क्रिप्शंस ऑफ पिलर्स यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ द स्टेट और टू commemorate battle victories assumed a great significance. He also used pillars to propagate imperial sermons as well. So pillars की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी अशोका के टाइम पे। जो इंस्क्रिप्शंस पिलर्स पे लिखवाए जाते थे, ठीक है, वो एज अ सिंबल ट्रीट किए जाते थे। जब जैसे कोई बैटल विक्ट्री उन्होंने हासिल की है तो वो चीज़ें उस पर लिखवा देते थे ताकि वो बाद में उसे रिमेंबर यानी कि याद कर सके, क्योंकि याद उनके लिए लिखने का कोई और जरिया तो था नहीं, ठीक है। मतलब यही बड़ी बड़ी चीज़ें जो थी, पिलर्स वगैरह, स्तूपास वगैरह, रॉक एडिक्ट्स, इन सब पे ही लिखवा के उन्हें अगर कोई मैसेज भी स्प्रेड करना होता था तो वो इन सब चीज़ों पे लिखवा के, ताकि उन्हें मैसिव पॉपुलेशन पढ़ सके, ठीक है। तो वो ये काम करते थे, इसलिए पिलर्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। ऑन एन एवरेज ऑफ 40 feet हाई द पिलर्स वर यूजुअली मेड ऑफ चुना सैंडस्टोन एंड कंप्राइज्ड ऑफ 4 parts. ऑन एन एवरेज जो एवरेज फीट जो दे रखा है वो दे रखा है 40 feet के ये पिलर्स होते थे, ठीक है। द पिलर्स वर यूजुअली मेड ऑफ चुनर सैंडस्टोन एंड कंप्राइज्ड ऑफ 4 parts. जो चुनर सैंडस्टोन से पिलर्स बनते थे और रेड सैंडस्टोन से भी बनते थे, ठीक है। लेकिन ये है कि जो ये पिलर्स थे वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते थे. लॉन्ग शाफ्ट फॉर्म द बेस एंड वॉज मेड अप ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन और मोनोलिथ. एक लंबे से शाफ्ट से इसका जो है बेस बनता था, यानी कि मोनोलिथ. और टैपरिंग, ये टैपरिंग वो होते थे एक तरह से कि नीचे से वाइडर होते थे और ऊपर की तरफ जाते 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 ये थिनर होते थे, ठीक है। ये जो मोनोलिथ स्टोन से जो ये कार्व करके जो पिलर्स बनते थे ये टैपरिंग होते थे. टैपरिंग पिलर से निकाला जाता है, जिसका मतलब है कि नीचे से थोड़े से वाइड और ऊपर की तरफ जाते 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 ये थोड़े से थिन हो जाते थे, ताकि वो सपोर्ट मतलब वो बैलेंस बना के रख सके. एंड इसके साथ साथ ये नीचे यानी कि ज़मीन में भी 10 to 15 feet नीचे भी ये होते थे, मतलब कि इतनी इनकी नीचे से भी हाइट बनाई जाती थी ताकि ये टाइम को सर्वाइव कर सके, जो कि टाइम को ये सर्वाइव कर चुके हैं, तभी आज हमें देखने के लिए मिलते हैं. एंड पैलेसेस इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वुड से वो बनाए जाते थे और वुड जो है टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है. और ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से 4 पार्ट्स में ये अशोकन पिलर्स डिवाइड होते हैं, ठीक है. ऑन द टॉप ऑफ इट ले द कैपिटल विच वॉज ईदर लोटस शेप्ड और बेल शेप्ड. सबसे नीचे होता है एक लॉन्ग शाफ्ट जो कि मोनोलिथ होता है, यानी कि एक ही स्टोन को कार्व करके वो बनाया जाता है. उसके ऊपर अलग से दूसरे पत्थर की जो है कैपिटल रखी जाती है, कैपिटल जो कि लोटस शेप्ड होती है. उसका भी एक अपना रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है. सिंबॉलिक उनकी सिग्निफिकेंस है सारी चीज़ों की. द बेल शेप्ड कैपिटल्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ईरानियन पिलर्स एज वॉज द हाईली पॉलिश्ड एंड लस्ट्रस फिनिश ऑफ द पिलर्स. जो बेल शेप्ड कैपिटल है ये, ठीक है, ये होती है, ये पूरा मोनोलिथ शाफ्ट है जिसकी मैंने अभी बात की थी, जो कि टैपर्ड होते हैं नीचे से नीचे जाते जाते ये वाइड, नीचे से वाइड और ऊपर से थोड़े स्लिम, ठीक है. उसके ऊपर जो होती है कैपिटल होती है जो कि लोटस शेप्ड होती है. एंड लोटस शेप्ड की ही क्यों ली गई है यहाँ पे, क्योंकि लोटस को एज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर लोटस को लिया गया है, ठीक है. अशोका ने कुछ ऐसे सिम्बल्स लिए हैं जो कि काफ़ी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उनकी, तो एज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी से कंसिडर किया जाता था. तो ये बेल शेप्ड कैपिटल जो है ये भी ईरानियन पिलर से ही इन्फ्लुएंस थे. एंड इसके ऊपर जो है एक पॉलिश लगाई जाती थी काफ़ी लस्ट्रस फिनिश देने के लिए, ठीक है. Above the capital there was a circular or rectangular base known as the abacus on which an animal figure was placed. So इस कैपिटल के ऊपर लोटस शेप्ड जो बेल शेप्ड इन्वर्टेड बेल शेप्ड है, इसके ऊपर जो है एक एबेकस होता है जिसके ऊपर जो है एनिमल को जो है प्लेस किया जाता है. ये पहले रेक्टेंगुलर होता था लेकिन टाइम के साथ साथ ये जो है सर्कुलर बनाया जाने लगा, ठीक है. और बाद में ड्रम शेप्ड का जो है इसे प्रॉपर ड्रम शेप्ड का बनाया गया है, जैसे कि सारनाथ पिलर में, ठीक है. यहाँ पे एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं. ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पिलर है जो अशोकन पिलर का बेसिक स्ट्रक्चर है. इसमें एग्जांपल दे रखे हैं लौरिया नंदनगढ़ पिलर इन चंपारण एंड सारनाथ पिलर नियर वाराणसी एक्सेट्रा, ठीक है. नेक्स्ट है नेशनल एम्बलम. द बैकस एंड द एनिमल पार्ट ऑफ द सारनाथ पिलर फॉर्म्स द ऑफिशियल नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. जो एबैकस है और एनिमल पार्ट है सारनाथ पिलर का, वो ऑफिशियल नेशनल एम्बलम बनाते हैं इंडिया का, ठीक है. आपने देखा होगा कॉइन पे भी वो एनिमल फिगर बना होता है, ठीक है. सो वो नेशनल एम्बलम बनाते हैं. इन द एबैकस ऑफ द सारनाथ पिलर 4 एनिमल्स आर शोन रिप्रेजेंटिंग 4 डायरेक्शंस. सो एनिमल फिगर जो एनिमल फिगर्स बनाए गए हैं उसमें
एबेकस के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर, एबेकस के ऊपर इसमें 4 एनिमल्स बनाए हैं जो कि चारों जो हैं अलग अलग डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस उनकी सिग्निफिकेंस भी है, एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। एंड इसके ऊपर जो ये एनिमल बनाया जाता है इसकी एक अलग ही रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, ठीक है। वो ये है कि एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है प्लस एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। सो रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो यही है कि ये जो एनिमल या लॉयन यहाँ पे बनाया जाता है, मोस्टली आपको लॉयन ही देखने के लिए मिलेगा। सो इस लॉयन की सिग्निफिकेंस ये है कि ये हिमसेल्फ बुद्धा है, मतलब बुद्धिज्म रिलीजन से डिनोटेड, मतलब अकबर जो है वो प्रोपोगेट किया था काफ़ी ज़्यादा, बुद्धिज्म को उन्होंने फैलाया था उसे, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ में अपने अपने एम्बेसडर्स भेज के जो है उन्होंने टीचिंग्स जो है बुद्धा की स्प्रेड की थी। सो जो उसने पिलर्स बनवाए थे उसमें ये जो लॉयन है एज अ सिंबल ऑफ पावर है, जो पॉलिटिकल रीजन अगर हम देखें तो इसे एज अ सिंबल ऑफ पावर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जो किंग लायन होता है वो किंग होता है जंगल का, ठीक है। सो इस तरह से ट्रीट करके कि ये पावर का सिंबल है, यहाँ पर लॉयन की इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है। एंड ये जो लायन है हिमसेल्फ एज बुद्धा, इसको भी दिखाया गया, ठीक है। बुद्धिज्म रिलीजन से अगर हम देखें इसे, सो लायन इज बुद्धा इसमें, ठीक है। और अभी हम जो सारनाथ पिलर देखेंगे उसमें 4 एनिमल्स बने हुए हैं एबेकस के ऊपर। ये देखिए, अ हॉर्स जो कि वेस्ट डायरेक्शन में उसने अपनी वो कर रखी है, जो उसका फेस है वेस्ट डायरेक्शन में है। बुल जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। एलिफेंट जो है वो साउथ डायरेक्शन में है। एंड अ लायन जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुए है। और ये एबेकस के ऊपर बने हुए हैं इस तरह से चारों तरफ। यहाँ बीच में जो है व्हील ऑफ लॉ है, ठीक है, जिसको ये मतलब एक तरह से घुमा रहे हैं। इसमें ऐसा बोला जाता है कि ये घुमा रहे हैं, जो कि व्हील ऑफ लॉ यानी कि धम्मा चक्र परिवर्तना। जब बुद्धा जी ने अपना जो है फर्स्ट सरमन दिया था तो उसका मतलब था कि जो व्हील ऑफ लॉ है वो स्टार्ट हो चुका है और वो अभी नेवर एंडिंग है, यानी कि अब वो कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। उन्होंने जब अपने फर्स्ट टीचिंग्स दी थी तो वहाँ से जो है शुरुआत हो गई थी, जब बुद्धा ने अपनी फर्स्ट टीचिंग्स दी थी, तो उसका मतलब यही है यहाँ पे, ठीक है। उसको व्हील ऑफ लॉ कहा जाता है, धम्म चक्र परिवर्तना। एंड धम्मा जो है उसका मतलब ही लॉ होता है, ठीक है। उसमें उन्होंने काफ़ी सारे टीचिंग्स दी थी। सो वहाँ से जब उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था तो उसकी स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है। सो और ये जो एनिमल्स हैं ये कहा जाता है कि इसको रोटेट कर रहे हैं, ये जो पूरे ड्रम के ऊपर बने हैं चारों डायरेक्शंस में। द एलिफेंट डिपिक्ट्स द ड्रीम ऑफ क्वीन माया, अ वाइट एलिफेंट एंटरिंग हर वॉर्म। ये स्टोरीज हैं कुछ कि एलिफेंट जो है वो ये डिपिक्ट करता है क्वीन माया जो कि बुद्धा की मदर थी, उससे रिलेटेड जो है एलिफेंट को डिपिक्शन दिया गया है यहाँ पे। बुल जो है वो ये डिपिक्ट करता है जब बुद्धा का जब जन्म हुआ था। देन हॉर्स जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है जब बुद्धा ने प्रिंसली लाइफ त्याग दी थी, यानी कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे थे। एंड लॉयन जो है वो ये डिपिक्ट करता है जब बुद्धा ने एनलाइटमेंट अटेन कर लिया था, ठीक है। सो इन सारे एलिफेंट्स का सारनाथ जो पिलर है उस पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब आपको अगर चाहें तो और ज़्यादा डिटेल में से पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है ये स्टोरीज पढ़ना। नेक्स्ट है, इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया द वर्ड सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंदाक उपनिषद मीनिंग ट्रुथ अलोन ट्रायम्स आर इंस्क्राइब्ड बिलो द एबेकस इन देवनागरी स्क्रिप्ट। और नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में जो कि जिसमें सत्यमेव जयते लिखा है, जो कि मुंदाक उपनिषद से लिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मुंदाक उपनिषद, ठीक है, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। एंड द कैपिटल इज क्राउंड बाय द व्हील ऑफ लॉ। जो कैपिटल है, जो बेल शेप्ड कैपिटल है, उसके ऊपर जो है व्हील ऑफ लॉ बना हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, उसमें ऊपर एबेकस के बीचों बीच जो है व्हील ऑफ लॉ बना हुआ है, धर्म चक्र, ठीक है। द लायन सिंबलाइजेस बुद्धा स्प्रेडिंग धम्मा इन ऑल द डायरेक्शंस। एंड जो लायन है वो चारों डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लायन है वो हर डायरेक्शन में जो मतलब बुद्धा जो है हर डायरेक्शन में अपना जो है धम्म जो है स्प्रेड कर रहे हैं। इट वॉज बिल्ड इन द कॉमेमोरेशन ऑफ द फर्स्ट सरमन बाय बुद्धा और धम्म चक्र परिवर्तना। ये सबसे पहले जब बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था तो उसकी याद में जो है ये बनाया गया था। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे का जो है स्तूपास वगैरह कवर करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही पढ़िए आप। एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत नॉलेजेबल लगी है, तो इसको लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाती हूँ वो आपके काम आ रही है या नहीं, ठीक है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो को प्लीज़ एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।